Good afternoon. लास्ट लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। तो उसमें हमने माइक्रोब्स के बारे में देखा था कि ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारे लिए यूजफुल है, बायो फर्टिलाइजर्स में, बायो कंट्रोल एजेंट्स में, बायो गैस फंग प्रोडक्शन में, सीवेज ट्रीटमेंट में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर ये सब यूजफुल है, जिसमें हमने सबसे पहले कर्ड के बारे में देखा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, जो कि कर्ड की बात करें विटामिन B12 में और ये स्टोमक के लिए भी अच्छा होता है। चीज की बात करें, हमने दो तरह की चीज देखी थी, स्विस चीज और यहाँ पर रॉकफोर्ड चीज के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने डव, ठीक है, यानी डोसा और इडली का जो मिक्सचर होता है। उसके बाद ब्रेड, जो कि सार्कोमाइसिस सेरेवेसी यानी कि बेकर्स चीज, जिसको हम ब्रेवर्स यीस्ट भी आगे बोलेंगे, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर टॉडी, जो साउथ इंडियन एक ड्रिंक होती है, ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है प्लस, तो ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद फर्मेंटेड बेवरेजेस में हमने बात करी अल्कोहल की, जिसमें वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम्स। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से जो मिलता है, माल्टेड सीरियल, फ्रूट जूस किसी से भी मिल सकता है, उसमें सार्कोमाइसिस सेरेवेसिस को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और ये बड़े बड़े प्रोसेसर में सार्कोमाइसिस सेरेवेसी को इसीलिए हम बेकर्स यीस्ट और ब्रेवर्स यीस्ट भी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा कि ये डिपेंड करता है दो चीजों में, एक तो रॉ मटेरियल पर और प्रोसेसिंग पर, कि डिस्टिलेशन है या नहीं है। अगर डिस्टिलेशन नहीं है, वाइन और बियर की बात करें विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, और विस्की, ब्रांडी, रम डिस्टिलेशन से बनती है। उसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करी, यानी माइक्रोब्स जो एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जो अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को यहाँ पर किल करते हैं, ठीक है। अगर बात करूं, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, ठीक है। इसको हम माइक्रो बोलेंगे, एंटीबायोटिक माइक्रोब्स द्वारा होती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। उसके बाद हमने बात करी यहाँ पर कि माइक्रो एंटीबायोटिक मतलब है एंटी मतलब अगेंस्ट और बायो मींस लाइक, ठीक है। फिर हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर डिस्कवरी करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो एक बाई चांस डिस्कवरी थी। वो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के अंदर, और फिर इन्होंने देखा कि पेनिसिलिन नोटेटम से एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसको उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया, पेनिसिलिन नोटेटम के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने यहाँ पर पेनिसिलिन की इफेक्टिवनेस के बारे में बताया, और बाद में इनको तीनों को, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें सिट्रिक एसिड सबसे पहले देखा। ये एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है, उससे मिलता है। तो यहाँ पर सुक्रोज का फर्मेंटेशन होता है, जिसके कारण सिट्रिक एसिड मिलता है। उसके बाद हमने एसिटिक एसिड की बात करी, जो कि एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। यहाँ पे डबल फर्मेंटेशन होता है, 2 स्टेज में फर्मेंटेशन होता है। पहले में यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको यीस्ट कन्वर्ट करती है अल्कोहल में, और बाद में फिर एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो उस अल्कोहल से यहाँ पर एसिटिक एसिड बनाता है, जिसको हम विनेगर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुटायरिक एसिड है, जो क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम एक बैक्टीरिया है, उससे बनती है। और लास्ट में लैक्टिक एसिड की बात करें, जो आपको पता है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है, जो कि बैक्टीरिया की स्पीसीज है, उससे हमको मिलता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। लास्ट में हमने एंजाइम्स के बारे में बात की थी, पेक्टिनेज और प्रोटीएज, जो कि बॉटल्ड जूस जो हमने देखा था, उसके अंदर ये उनको बॉटल जूस को क्लेरिफाई करने में हेल्प करता है। लाइपेज जो डिटर्जेंट में काम आता है, और ऑयल्स के जो स्टेन्स होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स की बात करें, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। यहां से हमको आज पढ़ना है। क्लियर है बच्चों सभी को? यहां तक जो हमने रिवाइज किया एक बार फटाफट क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स में। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पर बनाता है। और ये एक क्लोट बस्टर मीन्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉट बन जाता है अगर कहीं पे भी, जैसे आप जानते हैं हार्ट अटैक्स और मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिससे होता है। तो ये जो क्लॉट बना है, इस क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। आई बात समझ में?
तो ये मार्केट में अवेलेबल भी होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, रिमूव क्लोट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इंफार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। मायोकार्डिक इंफार्क्शन जिसके कारण उनको हार्ट अटैक्स होता है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये बहुत यूजफुल होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेचुरल अगर क्लोट बस्टर की बात करें तो एक एस्ट्रोजन, फीमेल बॉडी में जो एस्ट्रोजन होता है वो एक नेचुरल क्लोट बस्टर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में, यानी कि दीज आर मॉलिक्यूल्स हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जिसमें साइक्लोस्पोरिन ए, आप सभी ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ा है, और उसमें आप जानते हैं हमने बात करी थी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की बात करें तो जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, याद करो एमएससी एंटीजन या फिर एचएलए एंटीजन, जब हमने टॉपिक पढ़ा था वहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करी थी। तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वहां पर उस पर्सन को लाइफ लॉन्ग क्या करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खानी होती है ताकि वो ऑर्गन रिजेक्ट ना हो जाए। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको हमने वहां पढ़ा भी था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये एक फंगस से मिलता है हमको साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, और ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है। अगर हम बात करें नेचुरल, तो कॉर्टिसोल जो होता है हमारी बॉडी में, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स यहाँ पर बनाता है, वो भी यही काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें स्टेटिन्स। ठीक है, स्टेटिन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कैप्सूल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, टैबलेट्स। ठीक है, ये एक यीस्ट है मोनेस्कस पुरपुरस। मोनेस्कस पुरपुरस एक यीस्ट है जो कि क्या है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। तो हम आपको पता होगा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो उसमें से बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल। एलडीएल एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसके कारण हमारे आगे सीवियर जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटिन यानी कि मोनेस्कस परपुरस जो ईस्ट है, ये क्या बनाती है, स्टेटिन बनाती है। और ये स्टेटिन क्या करती है, ये जो एलडीएल है यानी कि कोलेस्ट्रॉल है, उसको यहाँ पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर यूज किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने के लिए। ठीक है, तो it act by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol, यानी कि ये क्या करेगा, ये ऐसे एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है ना, तो कोलेस्ट्रॉल का अगर सिंथेसिस ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ये एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों? क्लियर है सभी को यहां तक बात जो हमने करी है? किसी को भी कोई डाउट है क्या? रिप्लाई फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, यानी पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर एक होता है लेडी बर्ड, आप देख सकते हैं ये जो रेड एंड ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये एक लेडी बर्ड है जो कि एफिड्स, आप देख रहे होंगे, ये जो एफिड्स हैं, इन एफिड्स को यहाँ पर खा जाता है। ठीक है, तो एफिड्स को का नंबर यहाँ नहीं बढ़ने देगा। तो ये क्या है, बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, ये एक इंसेक्ट है जो रेड और ब्लैक मार्किंग का होता है, यूजुअली कुड गेट रिड ऑफ एफिड्स, यानी कि ये एफिड्स से, एफिड्स भी एक इंसेक्ट है या ऑर्थोपोड्स बोल सकते हैं, होते हैं जिनसे ये लेडी बर्ड हमें बचा देता है। ठीक है ना, तो ये नेचुरली उनको खा जाता है जिसके कारण हम एफिड्स से बच सकते हैं। एक और होता है ड्रैगन फ्लाई, जिसको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, जिसको आप हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, बहुत कॉमनली अपने आसपास ये नजर आ जाता है। और ये क्या नेचुरली मॉस्किटोज को खा लेता है। ठीक है, तो मॉस्किटोज को खाने के लिए एक तरह से मॉस्किटो से जो भी बीमारियां हमें हो सकती है उनसे
बचाने में भी ये हेल्प करता है। आपको याद होगा गैम्बूसिया फिश भी हमने एक बार पढ़ी थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो गैम्बूसिया फिश भी क्या करती थी, मॉस्किटो लार्वास को खाती थी। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की बात करें या फिर ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो इट इज यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, ये मॉस्किटोज से हमें बचाते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से यहाँ देख सकते हो ये हमें पेस्ट और डिजीज से हमें बचा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis आपने अच्छे से सुना होगा नाम बीटी कॉटन का, ठीक है। बीटी कॉटन यानी बीटी में वहां पर क्या है, बैसिलस thuringiensis, ये एक बैक्टीरिया है जो कि एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, क्राई प्रोटीन, CRY प्रोटीन, ठीक है ना। ये जो क्राई प्रोटीन है ये जैसे ही कुछ इंसेक्ट्स स्पेशली बटरफ्लाई कैटरपिलर जो इसको खाते हैं, तो जैसे ही ये खाते हैं इनके गट वाले पार्ट में एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से वहां पर एल्कलाइन मीडियम में जाकर ये क्या करता है, पॉइजनस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है जो कि इनके गट पार्ट में होल्स कर देता है, बहुत सारे होल्स कर देता है जिसके अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम किल्स मैनी इंसेक्ट्स मेनली। तो ये किससे कंट्रोल कर रहा है, बैक्टरफ्लाई कैटरपिलर्स, ठीक है। और इसी के नाम से बीटी कॉटन, बीटी कॉटन कुछ नहीं है, कॉटन के जो प्लांट है उसमें बीटी यानी बैसिलस thuringiensis से वो वाली जीन, क्राई प्रोटीन बनाने वाली जीन को हमने निकाला और कॉटन के पेड़ में उसको, प्लांट में उसको हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसमें इंसर्ट कर दिया। तो अब नेचुरली कॉटन के पेड़ में वहां पर बीटी वाली जीन है तो वो क्या करेगी, क्राई प्रोटीन बनाएगी जिसके कारण इंसेक्ट उसको हार्म नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गए? ऐसे ही ये जो बीटी कॉटन्स के जो इनकी क्राई प्रोटीन्स वाले जो मार्केट में भी स्पोर्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिसको हम या तो डायरेक्टली या फिर पानी में उसको घोल कर मिक्स कर कर उसको वहां पर स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भी ये यूज आता है बैसिलस thuringiensis, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बायोटेक्नोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे बीटी कॉटन, और वहां पर डिटेल में आपको पता चलेगा कि कौन सी जीन है, क्या करती है, कैसे काम करती है, ठीक है ना। तो ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी में वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, ये एक फ्री लिविंग फंगस है। अगर बात करें प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम, ये जो रूट इकोसिस्टम के बारे में आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूट इकोसिस्टम में वहां पर फ्रीली प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, ये कई सारे जो प्लांट डिजीज है उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। और ये क्यों है, क्योंकि कई सारे जो प्लांट पैथोजेंस हैं उनके लिए ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो कई सारे प्लांट पैथोजेंस को ये यहाँ पर किल कर देती है जिसके कारण प्लांट्स में डिजीज से वो बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बैक्यूलो वायरस, ये एक वायरस होता है जो कि हमें न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होते हैं ज्यादातर। बैक्यूलो वायरस जो होते हैं ये इसी जीनस के मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन जो कि अटैक करता है इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और नैरो स्पेक्ट्रम होता है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स को किल नहीं करता, सिर्फ जो इनको नुकसान यानी पेड़ों को नुकसान पहुंचाए ऐसे ही स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ये किल करता है, इसीलिए इसको नैरो स्पेक्ट्रम यहाँ पर बोला गया है। और जो भी यूजफुल इंसेक्ट्स यहाँ पर होते हैं यह इनको किल नहीं करता है, ठीक है। तो दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, यानी कि कोई भी प्लांट्स पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है, मैमल्स पर नहीं डालता है, बर्ड्स पर नहीं डालता है, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट, यानी जो हमारा टारगेट नहीं है इंसेक्ट, यानी कि जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ऐसे इंसेक्ट्स को भी ये किल नहीं करता है। तो ये एक नैरो स्पेक्ट्रम यानी सिर्फ सेलेक्टिव हार्मफुल इंसेक्ट्स को ही ये यहाँ पर किल करता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा एक मैनेजमेंट होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमें कंट्रोल वे में यहाँ पर पेस्ट का मैनेजमेंट करना होता है। तो दिस इज अप्लाई टू व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीन कंजर्व,
तो जब भी हमें यूजफुल इंसेक्ट्स को किल करना हो, कंजर्व करना हो, सॉरी, और हार्मफुल इंसेक्ट्स को किल करना हो, तब हम इस तरह की प्रैक्टिस को यहाँ पर, इस तरह के मैनेजमेंट को हम यहाँ पर करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। और इसको यहाँ भी अप्लाई करेंगे जहां पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यानी कि जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया यानी कि वहां पर कुछ तरह के स्पीसीज को हम कंजर्व कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो बायो कंट्रोल एजेंट टू बी यूज विच आर स्पीसीज स्पेसिफिक, यहाँ पर हम जो भी बायोलॉजिकल एजेंट यूज करेंगे वो स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि जो हमारा टारगेट है सिर्फ वही यहाँ पर वो उसी की ग्रोथ यहाँ पर रुके, रिटार्ड हो, बाकी जो इंसेक्ट्स हैं, बाकी जो स्पीसीज है, उस पर यहाँ पर कोई भी फर्क ना हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, इसको रीड करो बेटा, 5 मिनट का टाइम देता हूं आपको, रीड करें एक बार, इसको समझने की कोशिश करें। तो देख लिया, अब इस क्वेश्चन को हम, आप पहले आज रीडिंग करेंगे, उसके बाद कल डिस्कस किया जाएगा। ओके, हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइजर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आजकल बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, और हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल वापस से हम बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक तरह से बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम नेचुरल माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन वगैरह को फिक्स करते हैं, जिससे प्लांट को नेचुरली नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये सब यहाँ पर मिल सके। जैसे कि हम बात करें, आप लोगों ने सुना होगा, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो नेचुरली ये माइक्रोब्स नेचुरली क्या कर रहे हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर रहे हैं, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें बैक्टीरिया एज ए बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बैक्टीरिया आप सभी ने सुना होगा, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, ये रूट नोड्यूल, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, यानी कि हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जैसे दाल, दाल वाले जो प्लांट होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की दाल होती हैं, तो उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। वहां पर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें दो दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, जिससे दोनों को ही यहाँ पर फायदा। ठीक है, ऐसी एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो यहाँ पर रूट नोड्यूल्स में, जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में नोड्यूल्स होते हैं, उनके साथ ये क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है राइजोबियम के बारे में। ठीक है, और उससे ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है ना, दे फिक्स दे दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्लांट को नाइट्रोजन यहाँ पर मिल जाती है, प्लस क्या होगा, और उस प्लांट से फूड इसको, बैक्टीरिया को यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा भी एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर्स भी कुछ बैक्टीरियाज हैं जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है।
देखो राइजोबियम तो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया था, लेकिन ये क्या है, एक फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं, और ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पर फिक्स करते हैं। ठीक है बेटा, एक बार इसको रीड करना, 1 मिनट के लिए रीड करना बच्चों, सभी रीड करें एक बार। तो ये हमने कुछ बैक्टीरियाज के बारे में बात करी, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर, जिसमें आपको राइजोबियम अच्छे से याद होना चाहिए, इसका मार्क कर लें इसको। ठीक है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एक। उसके अलावा अब हम बात करें फंगस। फंगस यानी कि फंगस आर फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट, और उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, जैसे विनीत ने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, माइकोराइजा यहाँ पर ये भी एक बायो फर्टिलाइजर्स के जैसे यहाँ पर होते हैं, और इसमें ज्यादातर जो फंगस का जीनस होता है, ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो ग्लोमस ग्लोमस फॉर्म जीनस के होते हैं, जो कि माइकोराइजा बनाते हैं। तो माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट। फंगस और प्लांट का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको हमने बोला माइकोराइजा। तो उसमें भी दोनों को ही यहाँ पर फायदा होगा। जैसे मैं बात करूं, ये फॉस्फोरस, जैसे हमने बात करी बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको प्लांट्स को पास आउट कर देते हैं, जिससे प्लांट को अच्छे अमाउंट में फॉस्फोरस मिल जाता है, जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। उसके बाद अगर बात करें अदर बेनिफिट्स, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही बेनिफिट है, और भी बेनिफिट है, जैसे रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन प्लांट्स को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी रूट बोर्न पैथोजन, यानी रूट से जो भी इनको पैथोजन, इनको डिजीज देना चाहे, ऐसे ऐसे पैथोजन से भी ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। और जहां भी पानी की कमी हो या फिर सैलिनिटी, खारा पानी वाली जगह होती है, जमीन में खारापन होता है, तो ऐसी जगहों में भी ये टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ऐसे पौधे आराम से ऐसी जगहों में भी अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, जिसके कारण तो ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके कारण ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर देखो 3 फायदे हो गए। पहला तो उसको फॉस्फोरस मिल गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फॉस्फोरस के अलावा उसको जो पैथोजेंस है उसके खिलाफ टॉलरेंस यहाँ पर मिल गई, और यहाँ पर जो सॉरी पैथोजन के खिलाफ रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गई, और सैलिनिटी और ड्राफ्ट, सैलिनिटी मतलब खारापन, खारा जहां पर सॉइल खारी होती है, प्लस ड्राउट यानी कि सूखा होता है, पानी कम होता है, ऐसी जगहों में भी ये सरवाइव कर जाते हैं, टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली हम बात करें तो जिसके कारण प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है ना, ओवरऑल यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। समझ में आई बात? तो अल्टीमेटली ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ, इसमें दोनों का ही फायदा है। प्लांट को ये सारे फायदे मिल गए और फंगस को खाना मिल गया, तो दोनों ही यहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं। इस तरह का एसोसिएशन कहलाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों को ही फायदा। ठीक है, नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यहाँ पर काम आता है, और स्पेशली बात करें यहाँ पर
पैडी फील्ड्स, यानी कि जो राइस की जो फील्ड होती है, राइस जहां पर उगते हैं वहां पर। तो इसमें एग्जांपल्स है एनेबिना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है। ऑटोट्रॉपिक यानी अपना खाना खुद बनाने वाले। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये घास का खेती, सॉरी, राइस की खेती हो रही है। ऑटोट्रॉपिक माइक्रोस्कोप है इसमें, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि यह चाहे पानी हो चाहे मिट्टी हो, दोनों में ही आसानी से डिस्ट्रीब्यूटेड या ग्रो कर लेते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे बैक्टीरिया करता था वैसे ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पर फिक्स करता है, जो कि प्लांट के लिए जरूरी है। और इन पैडी फील्ड, पैडी फील्ड्स मतलब राइस, धान के खेत जो होते हैं जिसको बोलते हैं राइस। ठीक है, राइस फील्ड में साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको क्या बोल देंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो राइस के खेतों में ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बायोगैस, जैसे कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहले भी सुना होगा बायोगैस, यानी कि हम बात करते हैं गोबर गैस की। ठीक है, तो बायोगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी विच में बी यूज्ड एज फ्यूल। यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी से यहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस बनती है, जो कि हम फ्यूल वगैरह के रूप में यूज कर सकते हैं, गैसेस वगैरह में यहाँ काम आ सकता है। तो इसमें काउ डंग यानी कि गोबर जो होता है, उसका क्या किया जाता है, उसमें माइक्रोब्स की हेल्प से उससे हमें बायोगैस मिलती है, और ये बायोगैस को हम एज अ फ्यूल वगैरह काम ले सकते हैं। अगर बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में यहाँ पर सबसे ज्यादा मीथेन होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये मीथेन, जो कि 50 से 70% होता है, और इसीलिए मेन गैस कौन सी है यहाँ पर, मीथेन होती है। ठीक है, उसके बाद CO2, CO2 यहाँ पर 30 to 40% यहाँ पर होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी कुछ होते हैं, ये लो अमाउंट में होता है, ट्रेसेस अमाउंट में यहाँ पर होती है। तो मीथेन यहाँ पर मेन गैस है, CO2 उसके बाद, और लास्ट में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था आपको ये माइकोराइजा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गे में ही ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन में आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मीथेन है और फिर CO2 है। ये दो बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर मैं यहाँ पर बात करूं माइक्रोब्स में, बैक्टीरिया, आप लोगों को पता होगा सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सा, मिथेनोजेंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं मिथेनोबैक्टीरियम। ये एक और इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, मिथेनोजेंस, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़ें इस बात को। ठीक है, मिथेनोजेंस। ठीक है, ये मिथोजेंस क्या करते हैं, एनारोबिकली ग्रो करते हैं, और ये कॉमनली फाउंड होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक तो एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में जो स्लज बनता है, ठीक है, एनारोबिक स्लज वहां पर मिलते हैं। और जो हमारी कैटल्स होती हैं, गाय वगैरह, उनके र्यूमन में, र्यूमन यानी एक स्टोमक का जो पार्ट होता है, उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए गोबर के अंदर हमें मिथेनोजेंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बायोगैस होती है वो 3 स्टेजेस में यहाँ पर बनती है। सबसे पहले जो काउ डंग होता है, सेलुलोज, तो यहाँ पर कुछ पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होता है, इसका यहाँ पर मोनोमर बनाया जाता है। जो पहले पॉलीमर्स है, यहाँ पर पॉलीमर से पहले यहाँ पर मोनोमर्स बनाया जाएगा, फिर उस मोनोमर से यहाँ पर
क्या होगा, सेकंड स्टेप यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड यानी एसिटिक एसिड यहाँ पर बनता है, और फाइनली फिर एसिडिक एसिड से मिथेनोजेंस क्या बनाते हैं, यहाँ पर बायोगैस यहाँ पर बनाते हैं। बात समझ में आई? तो बायोगैस का प्रोडक्शन यहाँ पर 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले हमने काउ डंग जो लिया, यानी उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है मेनली, बाकी जो भी पॉलीमर्स होते हैं। तो पहला काम होता है जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स वगैरह हैं उनका पहले मोनोमर्स में कन्वर्ट करना। ये एक बहुत स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है, बहुत स्लो चलता है। उसके बाद मोनोमर से यहाँ पर क्या किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से ऑर्गेनिक एसिड बनाई जाती है, ठीक है, एसिडिक एसिड बनती है। बाद में मिथेनोजेंस इन एसिडिक एसिड से फिर बायोगैस बनाती है, जिसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें हम मेनली बोल सकते हैं मीथेन यहाँ पर होती है, जिसको एज अ फ्यूल हम यहाँ पर काम में लेते हैं। समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है। अगर हम बात करें, ये एक टिपिकल बायोगैस प्लांट है। टिपिकल बायोगैस प्लांट में आप देख सकते हैं यहां से जो काऊ डंग और वाटर है ये यहाँ पर हमने डाला। जो यहाँ पर डाइजेस्टर, डाइजेस्टर में क्या होता है, ये इनका जो मिक्सचर जो हमने बनाया काऊ डंग और वाटर से, वो यहाँ चला जाएगा। धीरे धीरे बिल्कुल सारी स्टेप स्लो होती है, पर ये वाली तो और ज्यादा स्लो, ठीक है। फिर यहाँ पर डाइजेस्टर में क्या होगा, अब मिथेनोजेंस अपना काम करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर गैस बनने लगेगी, और गैस बनने के कारण ये जो गैस होल्डर ऊपर लगा हुआ है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ पर उठने लगेगा, ठीक है। जैसे कुकर की सीटी नहीं होती वैसे ये ऊपर उठेगा, और यहाँ पर एक पाइप लगा होता है जहां से जो भी गैस बन रही है वो इस पाइप के रास्ते जहां भी हमको भेजनी है वहां पर चली जाएगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर वर्क करता है, और जो भी बाद में जो स्लज है वो स्लज यहाँ पर दूसरे कंटेनर में निकाल दिया जाता है, जिसको अलग अलग काम के लिए यूज लिया जा सकता है। इवन एग्रीकल्चर में भी उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल बायोगैस प्लांट है, ठीक है ना, क्लियर है सभी को? तो the technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of, दो का efforts यहाँ पर है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों की वजह से, यहाँ पर इनके एफर्ट से यहाँ पर बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंडिया में बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट, अब हमारा यहां पर लास्ट टॉपिक जो है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन की अगर यहां बात करें, क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आपको पता है यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल के होते हैं। तो इनको माइक्रोब्स को ही एज अ प्रोटीन सोर्स हम यूज करें, ठीक है। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर मशरूम, मशरूम खाते हैं। मशरूम क्या है, एज एक सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उतने स्पीड से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सभी को यहाँ पर प्रॉपर फूड सप्लाई देना एक बहुत बड़ा और टिपिकल टास्क होता जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे जैसे वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि वेजिटेरियन में 1 kg मीट जो डेवलप होता है उसके लिए अराउंड यहाँ पर 3 से लेकर 10 kg का सीरियल्स यहाँ पर ग्रेन्स का यहाँ पर लॉस होता है। तो अल्टीमेटली सभी को यहाँ पर प्रॉपर फूड मिल सके ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम एक नई सोर्स की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें तो मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने बताया 25% से ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो सफर कर रही है हंगर और माल न्यूट्रिशन से, ठीक है। और
इसीलिए अगर हम बात करें कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल, पल्स, vegetables, fruits, etc. may not be able to meet the demand of food at the rate of which human and animal production is increasing. यानी कि अगर हम सिर्फ कन्वेंशनल फार्मिंग अगर करते हैं तो जिस रेट से ह्यूमंस और एनिमल्स की यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम सीरियल से यानी कि सीरियल्स, पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनसे हम हमारी फूड की डिमांड को पूरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर बात आती है। तो फिर अगर बात करें, अगर हम जैसे शिफ्ट हो रहे हैं ग्रेन से मीट डाइट की तरफ भी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे भी डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें 1 kg मीट को अगर हमें बनाना है, तो वहां पे 3 से 10 kg ऑफ ग्रेन्स यहाँ पर लगेंगे, तब जाकर 1 kg मीट एनिमल फार्मिंग में बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर तो इसका जो एक अल्टरनेट, बहुत यूजफुल अल्टरनेट जो निकला है वो क्या है? वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। तो यहाँ पर माइक्रोब्स को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, एज अ फूड सोर्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो वन ऑफ द अल्टीमेट या फिर वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। क्लियर? जैसे आप देख सकते हैं, माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो जिम में आते हैं, उनमें भी कई सारे ऐसे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं जहां पर जो प्रोटीन होता है वो सिंगल सेल प्रोटीन से ही हमको मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बात करें माइक्रोब्स लाइक स्पिरुलिना। ठीक है, स्पिरुलिना एक माइक्रोब है जो भी, ये भी क्या है? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो और माइक्रोब्स के लिए एक और अच्छी बात क्या है? माइक्रोब्स कैन ग्रो इजीली। माइक्रोब्स इजीली ग्रो कर सकते हैं, इजीली ऑन मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर। ठीक है, यानी कि पोटैटो प्रोसेसिंग, जो प्लांट्स में जो वेस्ट वाटर होता है उनमें ग्रो कर सकते हैं। मॉलिसिस यानी गुड पर, एनिमल मैन्योर, एनिमल जो क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा होते हैं उनमें, और इवन सीवेज, सीवेज में भी ये आराम से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि माइक्रोब्स हैं। और माइक्रोब बहुत इजीली कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, तो इनके लिए कोई स्पेशल मीडियम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट होता है माइक्रोब्स के लिए। ठीक है, दूसरा, माइक्रोब्स सर्व ए फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। यानी कि माइक्रोब से जो हमें फूड मिल रहा है वो बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सभी के लिए ये गुड सोर्स होता है, रिच होता है। और इसीलिए ये जो फूड है ये हमारे लिए बहुत गुड भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंगल सेल प्रोटीन की, तो सिर्फ यहाँ पर आप पढ़ेंगे 250 ग्राम, 250 grams of a microorganism like Methylophilus methylotrophus, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce 25 ton of protein। देखो आप कितना फर्क है, 250 ग्राम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा? मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, 25 टन, कितना? 25 टन प्रोटीन यहाँ पर बना सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर बात करें माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स यहाँ पर क्योंकि बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, बहुत फास्टली ग्रो कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड्स होते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ताकि ये जल्दी यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रोटीन बना लेते हैं कम टाइम में। लेकिन अगर इतने प्रोटीन को अगर हम एनिमल में बनाए या हमारी बॉडी में बनाना हो, तो फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना खाना लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। और आपने जैसे बात मैंने पहले ही बताया, मशरूम, मशरूम खुद यहाँ पर हम डायरेक्टली ईट करते हैं। आपने देखा होगा मशरूम की सब्जी भी बनती है, मशरूम को पिज्जा, पास्ता, ऐसे कई सारे फूड्स में यहाँ पर यूज किया जाता है, और इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल प्रोटीन का। ओके, तो यहाँ पर आपका माइक्रोब्स वाला चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब कल जो हमारी क्लास है उसमें
हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आज जाके पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करें। इसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज के टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट है क्या, पहले ये बताएं। कोई भी डाउट है क्या? नो? क्योंकि बहुत नॉर्मल सा चैप्टर है जिसके बारे में आप पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, कोई बहुत टिपिकल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस तक भी नीट में बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो पढ़ना तो है, आज इसको फटाफट से रीड करके और इसके क्वेश्चंस कर लें, ताकि कल जब हमारी क्लास हो तो हम इसको डिस्कस करके और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, ठीक है? ताकि फिर बाद में सिर्फ हम दूसरे टॉपिक पर ही ध्यान दें। ओके, तो आज सभी इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों, फटाफट रिप्लाई करें। सभी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे। यस, ओके। तो कल हम इसका फिर डिस्कशन रखेंगे, ओके। और अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले वो बोल सकता है, अभी टाइम है अभी। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले वो बोले, कुछ अगर समझ नहीं आया हो, कुछ डाउट हो तो वो बोल सकते। नहीं है? चलो, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, बाय बाय।